हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। तो यार आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट का, जिससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हर साल कह लो 3 से 4 क्वेश्चंस तो देखने को मिल ही जाते हैं। मिनिमम 2 कह लो, मैक्सिमम 4 कह लो, क्वेश्चंस इससे मिल जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे वो हर एक डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी तुम्हारे कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो यहाँ जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे कॉल करके तुम सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो और इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपने डाउट्स को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वो आप लोगों के लिए लेकर आई है सबसे बेहतरीन ऑफर, जिसमें आप 20% फ्लैट डिस्काउंट ले रहे होगे हर एक कोर्सेज पे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप एसएससी एग्ज़ाम, बैंक एग्ज़ाम, बीएचयू एंट्रेंस, सीयूसीटी एग्ज़ाम, गेट, आईआईटी जेई, यूपीएससी, सीए, सीएससीएमए, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स या फिर क्लास 12th लेवल कोर्स या फिर आईआईटी जेई एग्ज़ाम्स, कोई भी कोर्स जो कि अनअकैडमी पे अवेलेबल है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए, तो आप अभी अवेल कर सकते हो ये ऑफ़र, जहाँ पे आपके कोर्सेज पे आपको 20% के डिस्काउंट मिल रहे होंगे। अगर आपके कोर्स की प्राइस 800 है तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, 20% ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो ये ऑफ़र लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो जल्दी से फटाफट आपको इस ऑफ़र को ग्रैब करना है। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, गेट 20% ऑफ ऑन ऑल अकेडमी सब्सक्रिप्शंस। कोई भी कोर्स हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर टाइमिंग की मैं बात करूँ तो ये ऑफ़र आपके लिए अवेलेबल है मार्च 14 से लेके मार्च 16 तक। उसके बाद अनअकैडमी कोर्सेज की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। हाइक अलर्ट है ये, तो जाओ आप इस कोर्स को परचेज करो। कोई भी कोर्स आपको कोड इस्तेमाल करना होगा, तभी आपके कोर्सेज की प्राइस डिक्रीज होगी, जो कि है कोड SS2022। इस कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलना। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे फ्लैश हो रहा है ये कोड SS2022, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है। तो जाओ जल्दी से कोर्स को परचेज करो और कोड को इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलना। फर्स्ट बेसिक स्टार्ट करेंगे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब देखो, 2 टर्म्स तुमने बचपन से सुना होगा, बचपन इन द सेंस क्लास 11-12 से, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, फॉर्मल वर्ड जैसे ही हम कभी सुनते हैं हमारे माइंड में हिट होता है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं जहाँ पे रूल्स, नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें फॉलो होती हो, डिसिप्लिन फॉलो होती हो। लेकिन जब हम बात करते हैं इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सोशल रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, जो कि एक फ्रेंडशिप माहौल क्रिएट करते हैं। ऐसा कुछ हमने सुना है क्लास 11th और क्लास 12th में, और सेम चीज़ हमें जस्ट यहाँ भी पढ़नी है, लेकिन थोड़ी बहुत बातें एक्स्ट्रा हमें जानने की ज़रूरत है, सो दैट जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे तो उसे टैकल कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं विद फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Formal organization clearly defines the duties, responsibilities, authorities and relationships as prescribed by the top management। यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट्स होते हैं, मतलब हमारे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, सीईओ हो गए, ये क्लियरली जो भी रूल्स, ड्यूटीज, अथॉरिटीज डिफाइन करती हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। The inert relationship of staff members can be shown in the organization's chart and manuals under the formal organizations। और यहाँ पे जो रोल्स और रिलेशनशिप्स होगी वेरियस पोजीशंस के बीच, वो क्लियरली डिफाइंड होगी टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। मतलब टॉप मैनेजमेंट अलग, मिडिल मैनेजमेंट अलग, लोअर लेवल अलग, हर एक रोल, हर एक लेवल के रोल अलग से डिफाइन किए गए होंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इट इज़ प्रॉपरली प्लान्ड, मतलब प्लान्ड वे में होता है हर एक चीज़, बेस्ड ऑन द डेलीगेटेड अथॉरिटी। अब डेलीगेटेड अथॉरिटी क्या होती है, ये मैंने तुम्हें प्रीवियस लेक्चर में बताया था। यहाँ पे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस अथॉरिटीज़ डेलीगेट होती हैं, मतलब ट्रांसफ़र होती हैं। डेलिबरेटली इम्पर्सनल, मतलब ये यहाँ पे इम्पर्सनल होता है हर एक चीज़, पर्सनल कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पर्सनल, खुद के रिलेशनशिप्स, उन सबको यहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं करते हो। ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स बनते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स प्रोवाइड्स डिवीजन ऑफ लेबर, यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे मेंटेन होता है। तो तुमसे ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन होता है, तो राइट आंसर इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑप्शंस हो तो। द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इज क्लियरली डिफाइंड। यहाँ पे जो भी लेवल्स होते हैं उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो किन के लिए अकाउंटेबल है, किन के लिए आंसरेबल हैं, ये बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया जाता है।
सो दैट उनके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो उनके काम को रिगार्डिंग, काम को लेकर। ठीक है, तो ये रहे कुछ फीचर्स। अब आगे बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस से। सबसे फर्स्ट यहाँ पे एडवांटेज दिया गया है, द डेफिनेट बाउंड्रीज ऑफ ईच वर्कर्स आर क्लियरली फिक्स्ड रिजल्टिंग इन रिड्यूस कन्फ्लिक्ट अमंग द वर्कर्स। अब तुम सोच कर देखो, जो भी बंदे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी काम को बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया गया है, क्लियरली फिक्स किया गया है। तुम्हें इतना काम करना है, तुम्हें इतना काम करना है। अगर हर एक चीज़ बहुत ही क्लियरली मैनर में, प्रिसाइज मैनर में डिफाइन किया जाता है किसी भी बंदे को, तो उसके माइंड के अंदर कन्फ्यूजन्स नहीं होती है और वो अपने काम को बहुत ही स्मूथली कर पाते हैं। फिर है ओवरलैपिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, अगर मान के चलो ओवरलैपिंग हो रही हो, तो कोई एक ही काम कोई दोबारा कर दे रहा हो, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। मतलब हर एक इंडिविजुअल के रोल बहुत ही क्लियरली डिफाइन है। सो जिसको जो काम असाइन किया जाएगा वो प्रॉपर मैनर में किया जाता है। नॉर्मली एग्जैक्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस आर एस्टैब्लिश्ड अंडर द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, ठीक है, फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क्स परफॉर्म्स होते हैं। अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अराइज फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ टास्क। साथ ही साथ जो हम टास्क क्लासिफाई करते हैं उससे हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। मतलब सेंस ऑफ सिक्योरिटी से मेरा मतलब है कि हर काम अच्छे तरीके से होगा तो हम खुद को सिक्योर फील करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में। अब सिक्योर फिजिकल खतरे से नहीं कह सकते, मेंटली, ठीक है, रिस्क वगैरह जो होते हैं उन सब की बात की जा रही है। एंड देर इज अ नो चॉइस चांस ऑफ फेवरेटिज्म इन द इवैल्यूएशन एंड द प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे फेवरेटिज्म का कंसेप्ट आता है। मतलब तुम पार्शियलिटी वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। मतलब वहाँ पे सोशल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होते हैं। सो अगर बॉस को कोई भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय बहुत पसंद आ रहा हो तो वो कहीं ना कहीं उनके फेवरेटिज्म कैटेगरी में आता है, वो उन्हें प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंडिविजुअल का रोल क्लियरली डिफाइन है, सब अपने अपने अलग पोजीशंस पे हैं, वहाँ इनफॉर्मल रिलेशंस इस्टेब्लिश नहीं हो रहे, तो फेवरेटिज्म की कंसेप्ट भी वहाँ पे नहीं होगी। इट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन लेस डिपेंडेंट ऑन वन मैन। और यहाँ पे जो वन मैन का कंसेप्ट होता है वो यहाँ पे टोटली अबॉलिश किया जाता है कि आप एक बंदे पे डिपेंड नहीं होगे, बहुत सारे हैं, वो अलग अलग अपने काम को परफॉर्म करेंगे। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जो कि हमें समझने जरूरी हैं। इन सर्टन केस द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में रिड्यूस द स्पिरिट ऑफ इनिशिएशन। मतलब यहाँ पे ये है कि अब कंटिन्यूस आपको जो काम दिया जा रहा है वही कर रहे हो, आपका कोई यहाँ पे सोशल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बोरिंग फील करवा सकता है आपके एम्प्लॉय को। Sometimes authority is used for the sake of convenience of the employee without considering the need for using the authorities. कभी कभी authority की गलत इस्तेमाल भी की जाती है, ये बताया जा रहा है। It does not consider the sentiments and the values of the employees in the social organizations. यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के जो, जैसा कि तुम्हें मैंने क्लियरली पहले ही बता दिया कि यहाँ पे इनफॉर्मल नहीं है, हर एक चीज़ इम्पर्सनल होता है, तो यहाँ पे सेंटिमेंट्स और तुम्हारे वैल्यूज़ की कदर नहीं की जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में दिक्कतें आ सकती है क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पे एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो थोड़ी सी तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। नहीं होती है तो कोऑर्डिनेशन के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा चार्ट। वैसे चार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रहे प्रेसिडेंट, इसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के, फिर वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के, वाइस प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के, फिर ढेर सारे सब क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं। तुम इसे और एक इस वेक्टर के थ्रू भी देख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करते हैं कुछ कैटेगरीज जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे बेसिक नॉलेज पर्पज से मैं तुम्हें बता देता हूँ। नॉर्मेटिव, कोर्सिव एंड यूटिलिटेरियन। नॉर्मेटिव में क्या बोला गया है? ऑर्गेनाइजेशंस वी ज्वाइन वॉलेंटरली टू परस्यू अ कॉमन इंटरेस्ट और गेन सेटिस्फैक्शन और प्रेस्टीज। कोई ऑर्गेनाइजेशन हम वॉलेंटरली ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने प्रेस्टीज के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए अगर ज्वाइन करते हैं तो वो नॉर्मेटिव फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। नेक्स्ट है यहाँ पे कोर्सिव। कोर्सिव में क्या बोला गया? एसोसिएशन पीपल्स आर फोर्स टू ज्वाइन। मतलब यहाँ पे तुम्हें कहीं ना कहीं फोर्सफुल्ली ज्वाइन करने को कहा जाएगा, जैसे कि वेरियस बूट कैंप्स होते हैं, प्रिजन्स को जो प्रिजनर्स होते हैं उन सब की बात यहाँ पे की गई है। और आखिरी में आता है यूटिलिटेरियन। ऑर्गेनाइजेशंस वी ज्वाइन वॉलेंटरी व्हेन दे कैन प्रोवाइड अस विथ अ मटीरियल रिवॉर्ड। दोनों, अब देखो, नॉर्मेटिव और यूटिलिटेरियन में कंफ्यूज मत होना। वहाँ पे हम कॉमन इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए जाते हैं, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए जाते हैं, खुद के प्रेस्टीज के लिए जाते हैं। वहाँ भी वॉलेंटरली है, यूटिलिटेरियन में भी वॉलेंटरली है,
लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमें मटेरियल रिवॉर्ड मिल रहा होता है अपने काम के अगेंस्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफाई किया गया है टोटल 5 टाइप्स में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है लाइन एंड स्टाफ, फोर्थ इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द फिफ्थ वन इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। एक एक करके हमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कवर करना है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये सारी बातें तुम्हारे स्टडी मटेरियल में लिखी गई हैं ऑलरेडी, जो कि तुम्हें पहुंचा दी गई है तुम्हारे घर तक, तो तुम्हें टेंशन लेने की नीड नहीं है। अगर कोई एडिशनल पॉइंट तुम्हें दिख रहा है इस स्लाइड में, इस पीपीटी में, तो तुम उसे अपने कोई पर्टिकुलर नोटबुक में या फिर स्टडी मटेरियल में कहीं भी छोटे से कॉलम बना के लिख लो। ठीक है। अब देखो लाइन ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट और अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसे माना गया है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो भी बातें लिखी गई हैं सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। इसे हम मिलिट्री, ट्रेडिशनल, स्केलर और हायरार्किकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। 4 नाम इसके और हैं: मिलिट्री, ट्रेडिशनल, हायरार्किकल एंड स्केलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है वो वर्टिकली फ्लो करती है। ये चीज़ याद रख लेना, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल। डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप से लेके बॉटम वर्टिकली फ्लो करती है। ये चीज़ याद रहेगा। द क्वांटम ऑफ अथॉरिटी इज हाईएस्ट एट द टॉप एंड रिड्यूसेस एट ईच सक्सेसिव लेवल डाउन टू दी हायरार्की। मतलब ये जो टॉप लेवल पे होंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होगी। जैसे जैसे हर एक सक्सेसिव स्टेज पे नीचे की तरफ आप मूव करते जाओगे, अथॉरिटी भी कम होती जाएगी। मतलब जो सबसे लोअर लेवल पे होंगे उनके पास कम अथॉरिटी होगी, कहने का मतलब ये है। तो ये जो यहाँ पे 4 बेसिक पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अ डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। यहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिश्ता जो होता है वो कैसा होता है? डायरेक्ट होता है और बहुत ही क्लियरली यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये चीज़ याद रख लेना। अब देखो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है: प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, फिर प्लांट मैनेजर। अब ये वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, फिर प्लांट कहाँ कहाँ के? प्लांट मैनेजर के, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इसके अंदर फोरमैन, फोरमैन बी, सी, फिर उसके अंदर कुछ वर्कर्स हैं। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे बाइफर्केशंस किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया, लेकिन फिर से इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल डायरेक्ट रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये भी बता दिया। ऑपरेशंस ऑफ दिस सिस्टम इज़ वेरी इजी। तो जैसा कि मैंने तुम्हें फर्स्ट लाइन में बताया था कि ये सबसे सिंपलेस्ट है, तो जाहिर सी बात है जब सिंपलेस्ट है तो सबसे इजी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। इट फैसिलिटेट्स टू नो फ्रॉम whom वन शुड गेट ऑर्डर्स एंड टू हु वन शुड गिव ऑर्डर्स। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पे जो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके बीच का रिश्ता कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। तो अगर रिश्ता डायरेक्ट है यहाँ पे तो दोनों को ही पता होगा, मतलब सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स को पता होगा कि उन्हें ऑर्डर किससे लेना है और उन्हें रिपोर्ट किन्हें करना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात की गई है। द सुपीरियर विल टेक डिसीजंस विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। अब जो सुपीरियर होंगे उन्हें जितनी भी अथॉरिटी असाइन की गई है वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहे होंगे। अब कुछ और बातें यहाँ पे प्रोफेसर फ्लोरेंस के द्वारा की गई है, एक बार इसे तुम जस्ट रीड आउट कर लेना। देखो एडवांटेजेस, मेरिट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इट इज़ द ईजिएस्ट टू स्टैब्लिश, इट इट फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देर इज अ क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव। मतलब यहाँ पे तुम्हें जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स दिख रहे हैं, बोल्ड किए गए पॉइंट्स है, बस उन्हें रीड आउट करना है तुम्हें। उन्हें बस रीड आउट करो और कुछ भी यहाँ पे रीड आउट नहीं करना है। इट मेक्स फॉर द यूनिटी ऑफ कंट्रोल दस कन्फॉर्मिंग टू द स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे स्केलर प्रिंसिपल जो तुमने मेरे साथ पढ़ा था, स्केलर चेन, वो यहाँ पे बहुत ही प्रॉपरली फॉलो होता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सेलेंट डिसिप्लिन्ड मैनर में को जो भी काम होती हैं, तो इसे हाईलाइट करो। अब क्यों हाईलाइट करना है? तुमसे पूछा जा सकता है डिसिप्लिन प्रिंसिपल क्या लाइन ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है? तो यस, फॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्केलर चेन भी फॉलो होता है, डिसिप्लिन भी फॉलो होता है। अब डिसिप्लिन फॉलो होने के पीछे इसका पर्पस भी है।
रीज़न भी है, और जैसा कि नाम भी तुमने सुन रखा है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो जाहिर सी बात है डिसिप्लिन तो यार फॉलो होगी ही। इट फैसिलिटेट्स प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग as all the activities relating to one department or divisions are managed by one executive, there can be effective coordination of activities। साथ ही साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की या फिर डीमेरिट्स की। तो सबसे फर्स्ट है कि यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेट हो सकती है इन द हैंड्स ऑफ अ टॉप लेवल। जो टॉप लेवल पे बैठे हैं उनके पास ज़्यादा अथॉरिटी इकट्ठी हो सकती है। साथ ही साथ ये एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन को बहुत फोर्सफुली फॉलो करवाया जा रहा है। मिलिट्री बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो ये ऑटोक्रेटिक होगी। इसमें लिमिटेड कम्युनिकेशन होगी, इनफॉर्मल रिलेशनशिप यहाँ पे इस्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं है। नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म का कंसेप्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है कुछ हद तक, तो ये भी एक डिमेरिट के अंदर आता है। फिर आगे बात की गई है लाइन ऑर्गेनाइजेशन सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ स्पेशलाइज स्किल्स एंड एक्सपर्ट्स। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सुटेबल टू बिग ऑर्गेनाइजेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तुमसे ये पूछा जा सकता है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन कौन से टाइप के बिजनेस एंटरप्राइज के लिए सुटेबल है, तो योर आंसर क्या होगा, मतलब तुम्हारे आंसर क्या होंगे, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, नॉट बिग एंड लार्ज फॉर्म्स और एंटरप्राइज। ठीक है। इफ अ सुपीरियर टेक्स अ रॉन्ग डिसीजन इट वुड बी कैरीड आउट विदाउट एनीबडी हैविंग द करेज टू पॉइंट आउट इट्स डिफिशियंसी। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे होती है वो रिजिड होती है और इनफ्लेक्सिबल होती है, मतलब कोई भी चेंजेस तुम यहाँ पे नहीं कर सकते जल्दी। अब बात करते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है। लाइन में क्या था, सिंपली वहाँ पे एक टॉप हेड पे बैठे रहते थे और उन वो अथॉरिटी देते थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको बताते कि इनको क्या करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं लाइन एंड स्टाफ की, तो यहाँ पे एक एडिशनल सपोर्टिव हैंड आ जाता है फॉर लाइन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लाइन ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे जो सारे बर्डन्स हुआ करते थे वो टॉप लेवल के पास होते थे, तो वो कहीं ना कहीं बर्डन फील करते थे काम को लेकर। लेकिन जब कंसेप्ट आया लाइन एंड स्टाफ की, तो यहाँ पे एक सपोर्टिव हैंड आया जिसको कि नाम दिया गया स्टाफ, जो कि हेल्प करता है इन टेकिंग डिसीजन मेकिंग। इन्हें मदद करेगा लाइन एग्जीक्यूटिव्स को। एक चार्ट के थ्रू समझेंगे, देख सकते हो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट्स के लिए एक स्टाफ मतलब एक सपोर्टिंग हैंड आ चुका है, सपोर्टिव हैंड आ चुका है लीगल एडवाइसर। तो ये कहीं ना कहीं उनके काम को आसान बना सकता है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हैज ट्राइड टू यूज द एडवांटेजेस ऑफ बोथ लाइन एंड फंक्शनल। फंक्शनल अभी हमें पढ़ना है। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि जो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इसने कहीं ना कहीं जो लाइन के एडवांटेजेस थे, साथ ही साथ जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस थे, मतलब हम आगे पढ़ेंगे जिसे, उनके दोनों को कंपाइलेशन करके लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को लाया। इसमें लाइन ऑफिसर्स भी होते हैं, साथ ही साथ स्टाफ ऑफिसर्स भी होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं काम को बहुत ही स्मूथली कैरी आउट करते हैं। Line officers have the authority to take decisions and implement them to achieve the objectives of the organizations, whereas the staff officer assists the line officers in framing the policies, plans and taking decisions। अब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही तुम्हें क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो स्टाफ सपोर्टिव हैंड होते हैं वो जस्ट एक ओपिनियन देते हैं इन टेकिंग डिसीजंस। उनका यहाँ पे कोई मेजर रोल नहीं होता है। मतलब मान लो तुम लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो, तुम लाइन एग्जीक्यूटिव हो, तुम मेन हेड हो, मैं तुम्हारा एक स्टाफ हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये काम करना अच्छा होगा। अब यहाँ पे मर्जी तुम्हारी है कि तुम मेरे सजेशन को ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अगर मेरे सजेशन को लेते हो और बाय चांस वो सजेशन गलत साबित होता है, तो यहाँ पे मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। साथ ही साथ अगर मेरी डिसीजन या मेरी सजेशन जो मैंने दिया, तुम्हें स्टाफ ने एक सजेशन दिया, वो सजेशन बहुत ही फ्रूटफुल होता है तुम्हारे लिए, तो सारे क्रेडिट्स भी तुम्ही को जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि क्रेडिट्स स्टाफ के पास आ जाएंगे। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जस्ट वो तुम्हें सजेस्ट करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनके सपोर्ट के लिए एक इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, साथ ही साथ एक लीगल एडवाइसर बैठे हुए हैं। तो ये कौन है, ये लाइन ऑफिसर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, और ये हमारे लीगल एडवाइजर जो हैं ये स्टाफ ऑफिसर हैं। ठीक है। फीचर्स की बात करते हैं, तो फीचर्स नहीं, उससे पहले कुछ और भी बातें। दो टाइप्स के स्टाफ होते हैं, पहला स्टाफ असिस्टेंट और दूसरा होता है स्टाफ सुपरवाइजर। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ न्यू फॉर्म ऑफ अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देन द लाइन। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे एक एडिशन में एक एडिशन ऑफिसर ऐड हो रहा है, तो कम्प्लेक्सिटी तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी ही।
Division of work and specialization takes place in the line and staff. The whole organization is divided into functional areas to which staff specialists are attached. पूरे ऑर्गेनाइजेशन को वेरियस फंक्शनल एरियाज में डिफाइन किया जाता है और उन फंक्शनल एरियाज के लिए अलग अलग स्टाफ्स को असाइन किया जाता है. देयर आर टू लाइन्स ऑफ अथॉरिटी विच फ्लो एट वन टाइम. कौन कौन सी लाइन अथॉरिटी होगी और स्टाफ अथॉरिटी होगी? अथॉरिटी टू कमांड रिमेन्स विद इन द लाइन एग्जीक्यूटिव एंड स्टाफ अथॉरिटी सर्व ओनली एज अ काउंसलर. जो बात मैंने तुम्हें बताई, यहाँ पे जो अथॉरिटी होगी वो किसके हाथ में होगी? लाइन ऑफिसर के हाथ में होगी. और जो हमारे स्टाफ होंगे, स्टाफ ऑफिसर, वो जस्ट सजेशन देंगे, वो जस्ट काउंसलर की ड्यूटी परफॉर्म करेंगे. अब यहाँ पे देखो बहुत ही क्लियरली डिफरेंस दिया गया है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच. तो इसे एक बार तुम रीड आउट करना. सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का, फिर मैं नीचे कर रहा हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. ये तुम्हारे लिए होमवर्क हुआ. अब देखो एडवांटेजेस दिया गया है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का. इट ब्रिंग्स एक्सपर्ट नॉलेज टू बियर अपॉन द मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स. ठीक है, मतलब वही एडिशनल की बात ही हो रही है यहाँ पे. द एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस गिवन बाय द स्टाफ ऑफिसर टू द लाइन ऑफिसर बेनिफिट्स द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन. अब जो वो सजेशन देंगे, जो गाइडेंस देंगे, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन को. एज द स्टाफ ऑफिसर लुक आफ्टर द डिटेल एनालिसिस फॉर ईच इंपॉर्टेंट मैनेजरियल एक्टिविटी, इट रिलीव्स द लाइन मैनेजर ऑफ द बॉदरेशंस ऑफ द कंसंट्रेटिंग ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शन. अब यहाँ पे एक सपोर्टिव हैंड आ चुकी है, एक सपोर्टिव स्टाफ आ चुकी है. तो वो कहीं ना कहीं जो बर्डन लाइन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जा रहा था, मतलब स्टाफ लाइन ऑफिसर के ऊपर जा रहा था, वो अब कम हो जाएगा. क्योंकि जो कुछ की एक्टिविटीज़ होंगे, कुछ अदर एक्टिविटीज़ होंगे, वो स्टाफ ऑफिसर हैंडल कर लेगा. स्टाफ स्पेशलिस्ट हेल्प द लाइन मैनेजर इन टेकिंग बेटर डिसीजंस बाय प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट एडवाइस. ये तो क्लियरली समझ रहे होगे. इट मेक पॉसिबल द प्रिंसिपल ऑफ अनडिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड द सेम टाइम परमिट्स स्टाफ स्पेशलाइजेशन. ये प्लान्ड स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड है. साथ ही साथ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हैज अ ग्रेटेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी in the sense that a new specialized activity can be added to the line activity without disturbing the line procedure. मतलब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात की गई है. यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल सकती है. तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इससे निकल के. बात करते हैं डिसएडवांटेज की या डीमेरिट्स कह लो. तो लाइन मैनेजर समटाइम्स में रिसेंट द एक्टिविटीज ऑफ स्टाफ मेंबर्स, फीलिंग दैट प्रेस्टीज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ लाइन मैनेजर सफ़र फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ स्पेशलिस्ट. कभी कभी उनके मन में ये दिक्कतें आ सकती हैं, उनके मन में ये ख्याल आ सकती है कि ये जो स्टाफ ऑफिसर है ये मेरे प्रेस्टीज को इफेक्ट कर रहा है, मुझे सजेशन देके, मुझे एडवाइस देके, मुझे गाइडेंस देके. तो ये चीज़ उन्हें हिट कर सकती है अंदर से. द स्टाफ एक्सपर्ट मे बी इनइफेक्टिव बिकॉज दे डू नॉट गेट द अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट देयर रिकमेंडेशन. अब तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दिया कि जो स्टाफ ऑफिसर होते हैं जस्ट सपोर्टिव हैंड की तरह होते हैं. वो काउंसलर की तरह गाइड करते हैं, ठीक है, सजेशंस देते हैं. उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती कि उनके सजेशंस वो खुद से इम्प्लीमेंट कर पाए. तो ये इनइफेक्टिव एक तरीके से हो सकता है. दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स द अपॉइंटमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ ऑफिसर्स और एक्सपर्ट्स. तो इस ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं लार्ज नंबर ऑफ स्टाफ ऑफिसर्स होने जरूरी हैं. और इससे क्या हो सकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्विट एक्सपेंसिव माना जा सकता है. और भी 3 दिए गए हैं, इसे तुम रीड आउट कर लेना, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बार बार बोल रहा हूँ. अब बारी आती है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की, इसे रीड कर लो. अंडर दिस सिस्टम द होल टास्क ऑफ अ मैनेजमेंट एंड डायरेक्शंस ऑफ सबऑर्डिनेट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्क इन्वॉल्व्ड. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट्स एंड सबऑर्डिनेट्स होंगे उनको, उनके काम को डिवाइड किस पे किया जाता है? ऑन द टाइप्स ऑफ वर्क इन्वॉल्व. मतलब किस टाइप के काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, उस बेसिस पे management and directions of subordinate is divided. It refers to the structure that is formed by grouping all the work. सारे काम को ग्रुप कर दो into major functions departments. अलग अलग डिपार्टमेंट, मेजर डिपार्टमेंट्स बनाओ. सबसे पहले ग्रुपिंग करो, उसके बाद मेजर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स बनाओ. ठीक है, तो ये हो जाएगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. At the higher level, the functional organization refers to the structure that is formed by grouping all the works into major functional departments. रिलेटेड एंड सिमिलर वर्क इज डन इन वन डिपार्टमेंट अंडर वन एग्जीक्यूटिव. जो भी काम कहीं ना कहीं सेम नेचर के हो, ठीक है, रिलेटेड हो, एक दूसरे से सिमिलर हो, उनको एक ग्रुप में डाल दो. फॉर एग्जाम्पल द परचेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल परचेज ऑफ द कंपनी, और उसके ऊपर आप एक एग्जीक्यूटिव लगा दो. जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि एग्जाम्पल में कि परचेजर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा जितने कंपनी के परचेज हो रहे होंगे उसके लिए. ठीक
ये देख लो, कुछ ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं। रिसोर्सेज आर ग्रुप्ड बाय फंक्शंस और डिपार्टमेंट्स। फंक्शंस हैव ए डेफिनेट रोल, मतलब ऑलरेडी डिफाइन किया जाता है रोल, और जो कि हेड होगा किसके द्वारा, एक सुपीरियर के, सुपरवाइजर या सुपीरियर बोल लो, दोनों ही सेम है। ऑल द रिसोर्सेज रिपोर्ट डायरेक्टली इनटू देयर फंक्शंस। प्रोजेक्ट मैनेजर्स के जो रोल होते हैं वो एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं होते हैं। रिसोर्स फ्रॉम विद इन द फंक्शन प्लेज द रोल ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। एंड फाइनली फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो अब जाहिर सी बात है, सिमिलर नेचर के जॉब को कैटेगराइज किया जा रहा है, स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगी ही हमें। ये रहे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे फर्स्ट है एडवांटेजेस। यहाँ पे आपके स्किल्स की डेवलपमेंट होगी, अकाउंटेबिलिटी आपको देना होगा, मतलब आप आंसरेबल रहोगे अपने सुपीरियर के लिए, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, साथ ही साथ ईजिली आप बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। लेकिन जब बात हम करते हैं डिसएडवांटेज की, तो यहाँ पे हमें काम में डुप्लीकेशन देखने को मिल सकती है। हो सकता है एक दूसरी डिपार्टमेंट सेम काम को करके बैठी हो जो पहले ही एक पहले डिपार्टमेंट ने कर लिया हो। वन डिवीजन विल समटाइम्स एक्ट अंडरलाइन अनदर। कन्फ्लिक्ट हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को इग्नोर यहाँ पे किया जा सकता है। अब देखो डिवीजनल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम लोग एक बार इसे जस्ट रीड आउट कर लेना, HW है तुम लोगों के लिए ये, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता है तो फिर तुम मेरे से इसे पूछ लेना। चलो बात करते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन की। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही हमें समझ आता है कि किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन किया जाने वाला ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम नाम देते हैं प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वन इन विच अ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड एज अ सेपरेट यूनिट और डिवीजन विद इन अ परमानेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर। उसके लिए स्पेशलिस्ट आएंगे, वर्कर्स होंगे फ्रॉम वेरियस फंक्शंस डिपार्टमेंट। Pure project organizations can be suitable for taking a small number of larger products within the long duration. These specialists go back to their respective duties as soon as project is completed. तो यहाँ पे जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन की जाती है, फिर जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन वहीं पे ख़त्म, मतलब वो अपने स्पेसिफिक वापस से चले जाते हैं अपने जो भी उनका डिपार्टमेंट रहता है। इसे हम टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ मैं, टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। जैसे कि मान लो कोई प्रोजेक्ट मिला, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, तो जब तक डैम कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाता तब तक ये ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग करेगी, अपने प्रोडक्शंस करेगी, सॉरी प्रोडक्शन नहीं बोल रहा हूँ, कंस्ट्रक्शंस करेगी। जैसे ही कंस्ट्रक्शन खत्म, ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन नीड ही क्यों पड़ी हमें? द प्रोजेक्ट इज अ वन टाइम टास्क विद द वेल डिफाइंड स्पेसिफिकेशंस एंड द फर्म्स वांट्स टू कंटिन्यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट्स रेगुलर एक्टिविटी। किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन की जाने वाली प्रोजेक्ट प्रेजेंट्स ए यूनिक और अनफेमिलियर चैलेंजेस। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज द क्रिटिकल फॉर द एंटरप्राइज। सो अब देखो, तुम मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकता है वेरियस प्रोजेक्ट्स को करने के लिए, तो उसे अलग से एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ता है, so दैट उनको कन्फ्यूज़न ना हो अपने काम में। द प्रोजेक्ट इज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन अ गिवन टाइम लिमिट। अब जो प्रोजेक्ट दी गई है वो आप टाइम फ्रेम में करोगे, टाइम लिमिट में करोगे। अब जैसे देखो, एक प्रोजेक्ट हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर अ क्लाइंट, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आया, तो ये भी एक प्रोजेक्ट है, इसके लिए एक टीम असाइन की जाएगी, फिर जैसे ही वो काम कंप्लीट तो वो टीम भी खत्म। अपने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। कमिटी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है, यहाँ तक कि अपने स्कूल में भी एक डिसिप्लिन कमेटी जो कि हमेशा परमानेंट होती है। कुछ कमेटी टेम्पररी बेसिस के लिए होती हैं, कुछ कमेटी परमानेंट बेसिस के लिए होती है। फॉर एग्जांपल, अगर स्कूल में कोई भी लड़ाई, किसी का भी कोई भी बहस होता है, तो उसके लिए एक डिसिप्लिन कमेटी होती है हर एक स्कूल में, जो कि उस मैटर को हैंडल करती है। आपके स्कूल में भी होगी। According to Hicks, a committee is a group of people who meet by plan to discuss or make a decisions for a particular subject। कोई भी टॉपिक पे वो जितने भी कमेटी के अंदर मेंबर्स होंगे सब इकट्ठे बैठेंगे और उस पर एक प्रॉपर डिसीजन लेंगे, सो दैट वो एक कंक्लूजन पे आ सके और उसका सॉल्यूशन दे सके। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन एज अ मेथड ऑफ अ मैनेजेरियल कंट्रोल has a very little practical importance because it is managed by a senior member of the committee only। इसका कहीं ना कहीं मैनेजरियल कंट्रोल जो होता है वो बहुत ही कम, उसको इम्पोर्टेंस बहुत ही कम दी गई है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कमेटी होगी वो सीनियर मोस्ट मेंबर जो होंगे उनके द्वारा मैनेज की जा रही होगी।
तो ये चीज़ तुम यहाँ पे याद रख लेना कि ये टेम्पररी बेसिस के लिए भी हो सकती है और परमानेंट बेसिस के लिए भी हो सकती है। अ कमिटी में फॉर्मुलेट प्लान, मेक पॉलिसी डिसीजंस और रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ अ सर्टेन यूनिट्स। इन सम केस इट में ओनली हैव द पावर टू मेक रिकमेंडेशंस टू अ डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स। और किस केस में, किसी भी केस में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो जस्ट एक डिसीजन, डिसीजन तो नहीं बोलूँगा मैं, जस्ट एक सजेशन देने के लिए भी काम आ सकती हैं। तो बस नाम से तुम समझ रहे होगे कि ये किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। कमिटीज आर कंस्टिट्यूटेड टू अचीव वन और मोर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। पहला क्या है, टू हैव कंसल्टेशंस विथ वेरियस पर्सन्स टू सिक्योर द व्यू पॉइंट। दूसरा क्या है, टू गिव पार्टिसिपेशंस टू वेरियस ग्रुप पीपल। और तीसरा है टू सिक्योर कॉपरेशंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। फोर्थ, टू कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ अ डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स बाय ब्रिंगिंग अबाउट द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार तुम इसे रीड आउट कर लेना। लास्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मूव करते हैं जो कि है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस। इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं है लेकिन देख लेना इसे। एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज अ मल्टीपल कमांड स्ट्रक्चर बट ऑल्सो रिलेट्स सपोर्ट मैकेनिज्म एंड एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड बिहेवियर पैटर्न। मतलब ये क्या करता है, जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं उसे ये कंबाइन करेगा विथ वेरियस प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। Project manager should report to more than one of the superior. The metric organization is the structure uniting these other organizational structures. मतलब जितने भी अदर organizational structure हैं सबको unite करना, इकट्ठा करना, इसका काम है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का। अब मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट। क्या है ये अरेंजमेंट है, किन का, पर्सोनेल का। मैट्रिक्स लीडर हो गए, मैनेजर्स हो गए, एम्प्लॉयज़, इन सब का एक अरेंजमेंट है कौन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इट इज़ अ, यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं होती है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज सूटेबल फॉर टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ द रियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इससे ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना ही नहीं है। जो भी बातें मैंने तुम्हें बताई उन सबको कवर कर लेना। साथ ही साथ जो भी पॉइंट्स तुम्हारे स्टडी मटेरियल में दिए गए हैं जैसे कि एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हर एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, उन सबको तुम कवर कर लेना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने तुम्हारे स्टडी मटेरियल में भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डाल रखे हैं। ये रही तुम्हारी, जैसे स्टाफ ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, साथ ही साथ मैंने अलग से पीपीटी में भी तुम्हें बता दिया। तो सबको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लेना, तो तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आएगी उस पर्टिकुलर टॉपिक में, और जो भी क्वेश्चंस आएंगे तुम उसे हैंडल कर लोगे। ठीक है, तो एंड करते हैं आज के इस क्लास को, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।